तो आज मैं जो आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ वह है एविडेंस का क्लासिफिकेशन। जो कल जिसकी चर्चा मैंने की थी, थोड़ी पार्शियली की थी, आज मैं उसको ही आगे बढ़ा रहा हूँ। और इसमें जो सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट में जो प्रावधान किया गया है, जिसमें कैटेगरी की चर्चा की गई, एविडेंस की बात की गई है, उसकी चर्चा मैं करूँगा। केस लॉ की चर्चा मैं करूँगा और केस लॉ कैसे अप्लाई होता है, कहाँ पर अप्लाई होता है, इस सारी चीज़ों की चर्चा आज मैं आप लोगों के सामने करूँगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बतला दूँ कि कल जो मैंने कहा था आप लोगों को सब्सटैंटिव एविडेंस और कोररोबोरेटिव एविडेंस, इसमें किस तरह के एविडेंस को सब्सटैंटिव और कोररोबोरेटिव के रूप में लेते हैं, कि कौन किस तरह की एविडेंस है जिसको कि हम सब्सटैंटिव और कोररोबोरेटिव के रूप में लेंगे। जैसे कि अब और क्लासिफिकेशन में जब आ रहा हूँ, तो एक होता है ओरल एविडेंस। अब ओरल एविडेंस जो है, जो वह कोर्ट परमिट कितना करता है, वह उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? ओरल एविडेंस जो है वह महत्वपूर्ण एविडेंस होता है, इस बात को आप जान लीजिए। और जो कोई भी चीज, जैसे कि कोई आई विटनेस है, आई विटनेस है और उसने किसी चीज को देखा, किसी चीज को देखा, तो वहां पर वह जो अपना एविडेंस दे रहा है उसको मोरल एविडेंस कह रहे हैं। हियर से एविडेंस भी ओरल एविडेंस होता है कि मैम जाकर वहां पर कि जो फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स को देखा गया, ठीक है ना, जो फैक्ट्स को देखा गया, फैक्ट्स को सुना गया, फैक्ट्स को महसूस किया गया, और उस चीज को जो मजिस्ट्रेट के सामने एक्सप्लेन किया जाता है या जज के सामने एक्सप्लेन किया जाता है, ओरली जो एक्सप्लेन किया जाता है, उसको हम ओरल एविडेंस के रूप में जानते हैं। ठीक है ना? ओरल एविडेंस के रूप में जानते हैं। इसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, वह तो हैं ही, उसकी तो चर्चा मैं करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है, जिसको कि पेश किया जाता है कोर्ट में फॉर द इंस्पेक्शन पर्पस, ठीक है ना, कोर्ट जिसको इंस्पेक्शन करता है, और उससे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। सबसे मजबूत एविडेंस वही माना जाता है, सबसे मजबूत एविडेंस वही माना जाता है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है, क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फोटोग्राफ्स है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। कोई भी मर्डर वेपन्स है, वो अभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगा। ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स है, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। यह सारी चीजों को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में देखते हैं, लेकिन हम उसको रियल एविडेंस बोलते हैं। ठीक है? जैसे अब पूछा जाएगा आपसे कि ये कोर्ट में आपने खड़ा हुआ था कि एविडेंस कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि ये जो एविडेंस है वो रियल एविडेंस है, मटेरियल एविडेंस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मटेरियल एविडेंस और रियल एविडेंस की चर्चा एविडेंस एक्ट में नहीं की गई है। ये सारे जजमेंट्स के पार्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का जितना भी केस लॉ है उसका वह पार्ट है। ठीक है? लेकिन इसको कहा जाता है रियल एविडेंस क्योंकि यह सारा चीज जो है वह रियल फॉर्म में सामने में। ऐसे तो जो डायरी है और भी सारी चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो रिटन में चीजें हैं, वो भी रियल फॉर्म में, तो उसको तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो फोटोग्राफ्स हैं वो अभी रियल फॉर्म में। और दूसरा है मर्डर वेपन्स जो है, जो रिकवर किया गया है, वो मर्डर वेपन्स भी जो है वह रियल एविडेंस है वो। और साथ ही साथ ब्लड स्टेन क्लोथ्स जो है, जैसे जिसको कि मारा गया है, या उसका तो क्लोथ सही, उसके का डीएनए उससे टेस्ट होता है। जिसने मारा है उसके बदन पर जो कपड़े हैं उसमें यदि खून लगा हुआ है, तो वह भी क्या है, वह भी रियल एविडेंस है। लेकिन इन सारे को भी, इन सभी को भी क्या माना जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाता है। क्योंकि हम एविडेंस को दो ही कैटेगरी में बांट कर देख रहे हैं। साइंटिफिक एविडेंस को भी बांट कर हम देख रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस फिर मैंने कहा कि यह जो चीज है वह किस चीज का है, वह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा ये सारी चीजें आई हैं कि किस रूप में उस एविडेंस को देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं देखूं कि ओरल एविडेंस को किस रूप में कोर्ट देखता है। ठीक है ना? ओरल एविडेंस को किस रूप में कोर्ट देखता है। अब जब ओरल एविडेंस की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर राइट अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, पूरा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है जो भी गवाह है, जो विटनेस है, कि कोर्ट के सामने वो अपनी बात को रखे, और वह बेयर स्टेटमेंट रखा जाता है ओरल एविडेंस में। बेयर स्टेटमेंट रखा जाता है, वहां पर कौन सी घटनाएं हुई, क्योंकि उसका फिर एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा। लेकिन जो स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है ना, जो स्टेटमेंट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बेयर स्टेटमेंट है, जहां पर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस होता है।
जैसे कि किसी भी क्रिमिनल केस में जो प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है, उसकी शुरुआत जो होती है वो प्रोसिक्यूशन ही करता है उसकी शुरुआत, और उसकी शुरुआत ही प्रोसिक्यूशन विटनेस से ही होती है किसी केस की शुरुआत। डिफेंस विटनेस से नहीं होती है, क्योंकि डिफेंस विटनेस का काम क्या है, वो तो अपने आप को डिफेंड करना है। तो जब एलिगेशन लगाया जाएगा तभी तो डिफेंस की बात आएगी। तो इसीलिए ओरल एविडेंस जो होता है वह सबसे पहले जो होता है वह शुरू किया जाता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा, और प्रोसिक्यूशन ही जो है वह एग्जामिन करता है ओरल एविडेंस में, वही क्वेश्चन पूछता है और वही चीजों को पुट करता है, कोर्ट के सामने पुट करता है। यहाँ पर न तो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं और न ही कोई क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। मेक इट ए पॉइंट, ओरल एविडेंस जब होता है तो इसमें न तो उनको लीडिंग क्वेश्चन रहता है इसमें, और न ही जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये सारी चीज उसके बाद होती है। दूसरी चीज एक बात और भी बता दूं आपको, जैसे आपने किसी घटना को देखा तो आप तो उसमें गवाह बन सकते हैं, ठीक है ना, बनते कि नहीं बनते यह मेरा पॉइंट नहीं है, आप गवाह बन सकते हैं क्योंकि आपने उस घटना को देखा है। लेकिन सपोज करिए कि जज ने किसी घटना को देखा है, उसकी आंखों के सामने मर्डर हो गया और उसी कोर्ट में वह केस लगा हुआ है, उनको सारे चीजों का पता है, उनको मटेरियल एविडेंस का पता है, उनको सारे एविडेंस का पता है, उनको सब्सटेंटिव एविडेंस का पता है, सब चीज का पता है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से चीजों को देखा है, वो आई विटनेस है, मर्डर होते हुए देखा। तो क्या वो अपने कोर्ट में वो उस आधार पर फैसला ले सकते हैं क्या, इमोशनल ग्राउंड पर फैसला ले सकते हैं क्या, क्या वह विटनेस बन सकते हैं क्या इस केस में? वो जब तक वहां पर जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं तब तक उस केस में विटनेस नहीं बन सकते हैं। यदि वह वहां से उतर जाए फॉर द टाइम बीइंग, मैं रिजाइन करने की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग वह उतर जाए उस चेयर से और उनके जगह पर कोई और जज को चार्ज दे दिया जाए, और तो विटनेस बॉक्स में वह पहुंच जाए, विटनेस बॉक्स में पहुंचकर एज ए विटनेस, ठीक है ना, एज ए विटनेस वहां पर वह विटनेस बन सकते हैं। लेकिन जब तक वह जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो विटनेस नहीं बन सकते। तो कॉमन मैन और जज में अंतर है यहाँ। कॉमन मैन, कोई भी कॉमन मैन या फिर कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी हो, ठीक है, एक्सेप्ट जज, कोई भी व्यक्ति जो उस घटना को देखा है वो वहां पर जो है वह विटनेस बन सकता है, एक्सेप्ट जज। जज को उसमें अपना एविडेंस देने के लिए विटनेस बॉक्स में खड़ा होना होगा, उनको जज फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए जज की कुर्सी उनको छोड़नी होगी, कुछ समय के लिए। मैंने रिजाइन करने के, फिर मैं रिजाइन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ समय के लिए वह कुर्सी उन्हें छोड़नी होगी और तब वहां पर वह जाकर अपना एविडेंस को रिकॉर्ड करा सकते हैं। अब एक बात और भी आता है, यदि किसी अनडिजायरेबल मीन्स से एविडेंस कलेक्ट कर लिया गया हो, किसी अनडिजायरेबल मीन्स से एविडेंस को कलेक्ट कर लिया गया होगा। अनडिजायरेबल मीन्स का मतलब होता है कि मान लीजिए कि इलीगल तरीके से किसी एविडेंस को कलेक्ट कर लिया गया, तब ऐसी स्थिति में क्या उसको माना जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा? किसी भी मीन्स से, जैसे सपोज करिए पुलिस जो है वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए गई, जब वह केस डायरी लिखती है, इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन करने वह जब जाएगी तो वहां पर वह क्या करेगी, एविडेंस को कलेक्ट भी करेगी। तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जाती है, तो यदि डिजायरेबल तरीके से वह नहीं आ सकता है, ठीक है ना, जिसको कि रफ सेंस में हम लीगल बोल सकते हैं, और थोड़ा सा वो दूसरा तरीका अपना के, अनडिजायरेबल तरीका अपनाकर धोखे में लेकर, इसको इस रूप में समझिए, धोखे में लेकर यदि वह किसी डॉक्यूमेंट को प्रोक्योर कर लेता है, ठीक है ना, किसी हथियार को प्रोक्योर कर लेता है, किसी चीज को प्रोक्योर कर लेता है, या कोई ऐसा एविडेंस प्रोक्योर कर लेता है जो उस केस के लिए इम्पोर्टेंट है, तब ऐसी स्थिति में उसे नकारा नहीं जाएगा, ठीक है, उसको नकारा नहीं जाएगा। यहाँ पर जज का डिस्क्रिशन नहीं है, मेक इट ए पॉइंट कि जज हैज नो डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज और एडमिट द रेलेवेंट विटनेस।
यहाँ पर यदि वह विटनेस उस केस के लिए रेलेवेंट है, तब ऐसी स्थिति में जज का कोई डिस्क्रिशन नहीं है उसको कि वह एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा एविडेंस कलेक्ट कर लिया गया है जहां पर, और उसी व्यक्ति से कलेक्ट कर लिया गया है जो उसके खिलाफ में जाता हो, जैसे उसको लालच देकर, जैसे उसको बहला फुसलाकर एविडेंस कलेक्ट कर लिया गया और उसके खिलाफ ही एविडेंस कलेक्ट कर लिया गया है, तब जैसे धोखे में देकर कलेक्ट कर लिया गया, तब ऐसी स्थिति में वह एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करिए। आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब कि वह तो उसी के खिलाफ चला जाएगा, वह जो चीज है वह क्या है, उसी के खिलाफ चला जाएगा, तो उसके लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। क्लियर है? आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत ही स्पष्ट तौर पर इसको कहा गया कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जज जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यहाँ पर उसको अनडिजायरेबल भी माना जाएगा, और चूंकि वह अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए वह वैलिड भी नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही कोई वैसा एविडेंस आपके सामने लाया जाता है कोर्ट में, ठीक है ना, कोर्ट में आपके सामने लाया जाता है, ऐसे आप यदि डिफेंस लॉयर हैं और आपके खिलाफ ही वह यूज किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के खिलाफ यूज किया जा रहा है, तो आप तो ऑब्जेक्शन करेंगे ही, लेकिन जज आपसे पहले ऑब्जेक्शन शायद कर दे, क्योंकि यह प्रोविजन ही नहीं है। ठीक है ना, यह प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केस लॉ जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के केस में, ठीक है, और दूसरा फिर प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के केस में। इन सारे केस में देखिए किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है और उसके खिलाफ उससे ही साक्ष्य लिया गया है, तब ऐसी स्थिति में उसको एक्सेप्ट कोर्ट करेगा, क्योंकि एकदम डिफरेंट प्रोविजन है, एक इकोनॉमिक ऑफेंस का प्रोविजन है। ठीक है, और यहाँ पर नारकोटिक्स ड्रग्स के मामले में यह प्रोविजन चला आता है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है कि वहां पर अपने खिलाफ यदि कोई व्यक्ति से साक्ष्य लिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा और कोर्ट को उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो यदि आप लोग ऐसे किसी केस को कर रहे हैं, तब आप जान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसको कि गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है, और उसके पास से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं या फिर उसके स्टांस पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो उसके खिलाफ ही चला जाता हो, तब ऐसी स्थिति में उसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक चीज और भी है, यदि कोई चीज उसके पास से रिकवर हुई जब उसको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है ना, तब वह क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाएगा। वहां पर हमने कोई डिसेप्शन से या फिर कोई एल्योरमेंट से वो हासिल नहीं किया है। जैसे सपोज करिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से हथियार बरामद हो गया, उसके पास से ड्रग्स बरामद हो गया, तो यहाँ पर उसके खिलाफ जो है उससे साक्ष्य नहीं लिया गया, नहीं धमका कर लिया गया उससे साक्ष्य, बल्कि यह सीजर लिस्ट जो बनाया गया है उसमें जो सीज्ड मैटर है, आर्टिकल है जो उसके पास से पकड़ाया, दैट इज ए इंपॉर्टेंट एविडेंस। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को धोखे से यदि कोई साक्ष्य उसके खिलाफ ले लिया गया है, तब ऐसी स्थिति में वह मान्य नहीं होगा, वह वैलिड नहीं होगा। लेकिन यदि वह कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है और उसके पास से कुछ इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल पकड़ा गया है, तब ऐसी स्थिति में वह इंपॉर्टेंट साक्ष्य बनेगा और वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। ठीक है,
एक्सेप्शंस कुछ केस में है, जिसमें कि ये सारे जो केस मैंने आप लोगों को बतलाया, जिसमें कि नारकोटिक्स की बात मैंने कही, जिसमें कि मैंने आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात कही और मैंने प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग की बात कही। यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सेप्शंस है और इसी से संबंधित जो डिटेन किया गया है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट में और या फिर स्मगलिंग प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट में, उससे संबंधित ही एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है ना, 1987 का जजमेंट है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये पुष्पा देवी एम जाटिया, ठीक है ना, पुष्पा देवी एम जाटिया वर्सेस एमएल बाधवान, यह AIR 1987 ने रिपोर्टेड है, सुप्रीम कोर्ट केसेस 1748 यह केस नंबर है। तो यहाँ पर जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति को, डिटेन किया गया है, वहां पर उसको गिरफ्तार नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको रोका गया है पूछताछ के लिए। उस समय ही उससे कुछ इनक्रिमिनेटिंग जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो एविडेंस थे, वह कलेक्ट किए गए, ठीक है, उसको एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यह तो हुआ आपका एक्सेप्शन, जहां पर मैंने कहा आप लोगों को कि किसी व्यक्ति को जो अनडिजायरेबल मीन से जो हासिल किया गया है एविडेंस, उसके केस में, या फिर किसी व्यक्ति को जो अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए अनडिजायरेबल तरीके से जो मजबूर किया जाता है, वहां पर जो एक्सेप्शन है उसकी चर्चा मैंने की। और जो एक्सक्लूड किया गया है आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 के तहत, कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। फिर मैंने केस लॉ की भी बात आपको की, इसको ये इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो डिटेन किया गया है व्यक्ति को अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के तहत, उसमें जो साक्ष्य उसके खिलाफ लिया गया है, उसको भी इसमें एक्सेप्शंस के रूप में देखा गया है। अब दूसरा है कि जब मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता हूं, तो जो कोई टेप मैटर है, वो सारे मैटर को भी हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं, और वो वैलिड है, वो जो है वो वैलिड है कोर्ट में। अब समझिए कि किसी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई अपना विटनेस दे रहा है, तब तो वह वैलिड है, कोर्ट उसको बहुत ही अच्छे रूप में लेता है। लेकिन पुलिस क्या करती है, कभी कभी अपना गर्दन बचाने के लिए, पुलिस कभी कभी अपना गर्दन बचाने के लिए ट्रैप करती है लोगों को, धमकी देती है, प्लेन पेपर पर उससे हस्ताक्षर ले लेती है और उसको कोर्ट में वो पेश कर देती है। जब उसे कोई विटनेस नहीं मिलता है, तब ऐसी स्थिति में वो किसी को पीट पाट कर वो एविडेंस रेडी कर देती है, क्योंकि उसको अपना केस मजबूत करना होता है और ये दिखाना होता है कि उसने अपने केस को, उस जो केस उसको मिला था, उसने उसे सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर वह क्या करती है, ट्रैप करती है, एविडेंस को ट्रैप करती है। यहाँ पर ट्रैप केस कहलाता है। जो ट्रैप विटनेस जो है, जो ट्रैप विटनेस है, वह उसको उस रूप में सीरियसली कोर्ट नहीं लेता है जैसा कि वह इंडिपेंडेंट और इंटरेस्टेड विटनेस को लेता है। जो इंटरेस्टेड विटनेस है और जो ट्रैप विटनेस है, दोनों के स्टेटमेंट में फर्क आपको खुद पता चल जाएगा जब आप कोर्ट में खड़े होइएगा। उसके पूरे बोली में, पूरे सारी चीजों में पता चल जाएगा, और आप यदि उससे चाहें तो बात को निकलवा सकते हैं कि कैसे पुलिस ने उसको प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया। तो यहाँ पर भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, केस लॉ की बात मैं कहूंगा, जिसमें कि वो ट्रैप जो केस है उसमें सीरियसली जो एविडेंस को नहीं लिया जाता है। यहाँ पर डी बेला यूथम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, यह 2015 का ही केस है, इसमें ट्रैप केस को किस ढंग से हैंडल करना है इसकी चर्चा की गई है, और ट्रैप केस को बहुत कॉशसली हैंडल करना है इसकी चर्चा भी की गई है, और ट्रैप केस को बहुत सीरियसली नहीं लेने की बात भी कही गई। तो ये सारी चीजें तो जो है वह एविडेंस की चीजें हैं। अब कुछ चीजें हैं, जैसे क्या एफिडेविट को एविडेंस माना जाएगा। मैं एफिडेविट पर बार बार आप लोगों से बात करता रहा हूं, जब भी मैं ड्राफ्टिंग की बात करता तो मैं एफिडेविट की भी बात करता था। तो एफिडेविट को क्या एविडेंस माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। एफिडेविट को एविडेंस नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ केस में एफिडेविट को एविडेंस माना जाता है। जैसे यदि आपने एफिडेविट दिया, कोर्ट में केस फाइल किया, तो आपने एफिडेविट दिया, लेकिन वो तो एविडेंस है नहीं। उसने, आपने ओथ लिया कि मैं जो कुछ भी लिखा हुआ है प्लेंट में या फिर
जो कुछ भी लिखा हुआ है हमारे प्लीडिंग्स में या फिर जो कुछ भी लिखा हुआ है हमारे ड्राफ्टिंग में, वो सारे चीज से मैं अवगत हूँ और यह मैं ओथ लेकर यह कह रहा हूँ सब सही है। यह एविडेंस नहीं है। लेकिन यदि कोर्ट यह कहता है कि आप इस मैटर को, इस मटेरियल को एविडेंस के रूप में जो होगा, ठीक है ना, एविडेंस मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि एविडेंस के रूप में होगा, तो इस तथ्य को आप एफिडेविट कर कर कोर्ट में फाइल करिए। तो जब कोर्ट का आदेश यदि होगा कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट के द्वारा उसको फाइल करिए, तब ऐसी स्थिति में कोर्ट उसको विटनेस मानेगा। और इसी सिलसिले में सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड जो एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट लाया गया 2002 में और उसमें परमिट किया गया एविडेंस को एफिडेविट के रूप में एविडेंस को पेश करे। तो जब कोर्ट का आदेश हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में, कोर्ट का आदेश हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में एफिडेविट को एविडेंस माना जाएगा। आप जो भी स्टेटमेंट देंगे वो एविडेंस माना जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सामान्य परिस्थिति में एफिडेविट को विटनेस नहीं माना जाता। ठीक है, तो ध्यान आप लोग रखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर जब कहीं पर आपको जानकारी के लिए भी चाहिए चीजों को, सिर्फ वकालत के दृष्टिकोण से ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि आपसे जब भी कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए और कहा जाए कि आप एफिडेविट कर कर फाइल करिए, तो वह एविडेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि क्रिमिनल केस में आपने क्रिमिनल केस फाइल किया, किसी मर्डर केस में क्रिमिनल केस फाइल किया और वहां पर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपके फेवर में जा सकता है, लेकिन आपने वह जब प्लेंट बनाया है, जब आपने ड्राफ्टिंग की है और जब आपने फाइलिंग की उस समय उसको फाइल नहीं किया। बाद में या जब स्ट्राइक किया कि यह डॉक्यूमेंट मेरे लिए फायदेमंद है और आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंट को सबमिट करना जरूरी है फॉर द जस्टिस यहाँ पर, तब ऐसी स्थिति में और यह बतलाना जरूरी है कि यदि इसको डॉक्यूमेंट को नहीं फाइल किया गया तो मेरे साथ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। तब ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको आदेश करेगा कि डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट को आप सप्लीमेंट्री एफिडेविट के द्वारा या फिर स्टेटमेंट को आपका सप्लीमेंट्री एफिडेविट के द्वारा आप जमा करिए, कोर्ट में फाइल करिए। तब वह कोर्ट के आदेश से यदि होता है, कोर्ट के आदेश से यदि होगा, तब यह क्या होगा, तब यह एविडेंस बन जाएगा, तब यह एविडेंस बन जाए। क्योंकि ऐसे मैंने अपने पिछले बहुत सारे क्लासेस में बताया है कि एफिडेविट पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, लेकिन एफिडेविट यदि एविडेंस के रूप में सामने आता है कोर्ट के आदेश से, तब उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है और एविडेंस जो होगा उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। जहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा वह एविडेंस नहीं माना जाएगा। जैसे मैं फिर अब दूसरी बात करूं एफआईआर की, कि एफआईआर जब किया जाता है तो एफआईआर पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है और एफआईआर को जो है वह कोई भी सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं माना जाता है। इसलिए एफआईआर को सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं माना जाता है। यदि आपके पास कोई क्लाइंट आया बोला कि एफआईआर इतना मजबूत बनाइए कि वह फिर वह एविडेंस के रूप में सामने आ जाए, तो आप कितना भी मजबूत बनाइएगा एफआईआर, वो सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं बनेगा। यह सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पस है कि कोर्ट थाने को और जो पुलिस को इन्फॉर्म करना चीजों को कि उसके साथ क्या हुआ है। पुलिस उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करती है, जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन होता है उसके आधार पर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है और कोरोबोरेट करती है आपने एफआईआर में क्या कहा और आप अभी जो है वह क्या कह रहे हैं। जैसे आप एफआईआर जब दर्ज कराते हैं तब उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस सबसे पहले सेक्शन 161 ऑफ द सीआरपीसी के तहत किसका बयान लेती है, जो एफआईआर दर्ज कराया, इंफॉर्मेंट का बयान लेती है। ठीक है ना, इंफॉर्मेंट का बयान लेती है। तो यहाँ पर वह क्या की, वो कोरोबोरेट की, आपने जो पहले स्टेटमेंट दिया था उसको कोरोबोरेट की, उसको सब्सटेंटिएट करने के लिए वह स्टेटमेंट आपसे लिया गया
कि आपने एफआईआर में जो कहा था वो सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एविडेंस नहीं है, ये ठीक इसका क्या है, ये कोरोबोरेटिव या कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू इसका है। ये या तो आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जैसे आप जब कोर्ट में जाते हैं तो उसको कोरोबोरेट कौन करता है, प्रोसिक्यूशन करता है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट कौन करता है, डिफेंस। लेकिन साथ ही साथ इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, या तो कोरोबोरेटिव होगा या कॉन्ट्राडिक्टरी होगा एफआईआर, तो इसीलिए एफआईआर को एविडेंस नहीं माना जाता है। और दूसरी चीज है कि एफआईआर पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, यदि ये एविडेंस होता तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता। इसलिए इस चीज को बहुत ही ध्यान से आप जान लीजिए, यदि क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं तो कि एफआईआर को एविडेंस नहीं माना जाता है एविडेंस एक्ट के अनुसार, यह इसका कोरोबोरेटिव या कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू ही है, और इसका क्रॉस एग्जाम चूंकि एविडेंस नहीं है इसलिए इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एफआईआर को जो है वह हम सिर्फ कोरोबोरेटिव वैल्यू है या कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू है, ठीक है ना, कोरोबोरेटिव वैल्यू है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू है इसका एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। उसका चूंकि एविडेंटरी वैल्यू नहीं है इसीलिए इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, मतलब कि एविडेंस नहीं है, ठीक है ना, एविडेंस नहीं है। आप कितना भी मजबूत एफआईआर बनाइएगा वो एविडेंस नहीं बनेगा। अब देखिएगा एफआईआर जब लॉन्च किया जाता है, और मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था कि एफआईआर जब लॉन्च करिए तो 2 इंपॉर्टेंट विटनेस को जरूर रखिए, रेलेवेंट विटनेस को जरूर रखिए, आई विटनेस को जरूर रखिए, वह जो देंगे अपना एविडेंस वो एविडेंस माना जाएगा, ओरल एविडेंस वहां पर वह होगा, लेकिन एफआईआर इटसेल्फ इज नॉट एन एविडेंस, इस बात को आप ध्यान रखें। एफआईआर का कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, एफआईआर का जो है वह सिर्फ आपका कोरोबोरेटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी पर्पस है, कोरोबोरेटिव पर्पस प्रोसिक्यूशन के लिए, कॉन्ट्राडिक्टरी पर्पस डिफेंस के लिए, क्लियर। दूसरा है कॉन्फेशन ऑफ द को एक्यूज्ड, एक्यूज भी और को एक्यूज भी दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। जहां पर कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है को एक्यूज का, उसको भी हम एविडेंस के रूप में नहीं देखते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, एविडेंस के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि कॉन्फेशनल स्टेटमेंट की जब बात की जाती है तो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, ठीक है। कॉन्फेशनल स्टेटमेंट को का एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि वही को एक्यूज यदि अप्रूवर बन जाता है, अप्रूवर का मतलब होता है कि यदि वह सरकारी गवाह बन जाता है और वह उस केस में इंपॉर्टेंट विटनेस है और उसी केस के खिलाफ में वह गवाही देने को तैयार हो जाता है, तब उसको हम अप्रूवर कहते हैं। तो अप्रूवर का प्रोविजन सीआरपीसी में किया गया है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे केस में, मेनली तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस में ऐसा होता है कि उसमें 10 लोग फंसे हुए हैं, 10 लोग फंसे हुए हैं और कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है ईडी को, ठीक है ना, ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि उस केस में कैसे आगे बढ़ा जाए। तब ऐसी स्थिति में वो एल्योर करती है किसको, जो जो एक्यूज हैं, 10 एक्यूज हैं उनमें से किसी एक को, जो कमजोर खड़ी है उसको वो क्या करती है, वो एल्योर करती है कि यदि आप इसमें इसके अगेंस्ट में गवाही देने को तैयार हो जाए, ठीक है ना, एक केस जो चल रहा है उसमें आप लोग अपने खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाए, तो आपकी सजा को हम माफ करा सकते हैं और आपकी सजा को कम करा सकते हैं। तो वह जो व्यक्ति अपने खिलाफ उस केस के खिलाफ गवाही देता है, अपने खिलाफ ही जो गवाही दे रहा है, सारे एक्यूज के खिलाफ गवाही दे रहा है, उसको हम अप्रूवर कहते हैं। अप्रूवर जो है वो इन सारी चीजों को, जो स्टेटमेंट अब दे रहा है उसको ओथ के द्वारा, एफिडेविट के द्वारा वह देता है, क्योंकि कोर्ट का वहां पर आदेश होता है कि वह एफिडेविट के द्वारा ही अपना ओथ लेकर चीजों को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे, नहीं तो फिर कोर्ट में जाकर मुकर जाएगा। और जैसे ही उसने ओथ ले लिया, जैसे उसने एफिडेविट किया, तो वह उसका एविडेंटरी वैल्यू हो जाता है। क्यों होता है, समझ में आया। प्रूवर को जब स्टेटमेंट देना होता है अपने ही केस के खिलाफ, जिसमें 10 लोग हैं, अब अकेला एक्यूज है वह, तो अकेले अपने खिलाफ तो गवाही नहीं देगा वह, फिर तो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन 10 लोग हैं, तो 10 लोग हैं, तब ऐसी स्थिति में उसको प्रलोभन दिया जाता है
या फिर धमकाया जाता है, जो भी किया जाता है अप्रूवर बनने के लिए, तब ऐसी स्थिति में वह अप्रूवर बन जाता है। लेकिन अप्रूवल बनने के लिए उसको अपना स्टेटमेंट जो देना पड़ता है और एफिडेविट के फॉर्म में देना पड़ता है, ओथ लेकर देना पड़ता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यदि एफिडेविट के फॉर्म में कोई एविडेंस को प्रोड्यूस किया जाए, कोई स्टेटमेंट को दिया जाए, तब वह उसका एविडेंटरी वैल्यू हो जाता है, वह एविडेंस माना जाता है, अदरवाइज वो एविडेंस नहीं है। अब यहाँ पर कोई एक्यूज का क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। दूसरी चीज है, यदि कोई एक्यूज रिटन स्टेटमेंट देता है विदाउट एफिडेविट, कोई एक्यूज यदि रिटन स्टेटमेंट देता है विदाउट एफिडेविट, तब ऐसी स्थिति में भी वो एविडेंस नहीं माना जाता, क्योंकि उसने इस पर एफिडेविट किया ही नहीं है, और विदाउट एफिडेविट उसका कोई वैल्यू नहीं है, एविडेंटरी वैल्यू तो बिल्कुल नहीं है। फिर वहां पर हम कोरबोरेटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू के रूप में सामने लाएंगे। उसके आधार पर हम क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन वो एविडेंस नहीं होगा। अब पंचनामा की बात करें, पंचनामा क्या होता है? मैंने आप लोगों को सीआरपीसी में सीजर लिस्ट के बारे में बताया, जिसमें कि जितनी भी चीजें जो सीज की जाती है उसका पंचनामा बनता है, सीजर लिस्ट बनता है, उसमें 2 गवाहों का हस्ताक्षर होता है। अब इससे एक चीज को आप जानिएगा कि मैंने कहा उस पर 2 गवाहों का हस्ताक्षर होता है, एक्यूज का भी हस्ताक्षर होता है। तो गवाहों का हस्ताक्षर होता है, मतलब एविडेंटरी वैल्यू किसका है? गवाहों का है, ठीक है। एविडेंटरी वैल्यू किसका है? जिसका जो एक्यूज है उसका है। लेकिन पंचनामा का कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। पंचनामा का कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। यहाँ इसको सिर्फ मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यह पंचनामा को यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीजें पकड़ाई और मेमोरी को रिफ्रेश किया जाता है, और उससे उसको कोरोबोरेट किया जाता है बाकी अन्य चीजें जो होती हैं, ठीक है, जो घटनाएं घटती हैं उससे कोरोबोरेट किया जाता है, ठीक है। इसको एविडेंस के रूप में नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो आज यहीं तक, कल मैं एविडेंस को ये भी आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को जब तक आप लोग नहीं समझिएगा डिटेल में, तब तक आप पूरे एविडेंस एक्ट को नहीं समझ सकते, ठीक है। दूसरी चीज है कि एविडेंस एक्ट या कोई भी, मैं सीआरपीसी पढ़ा रहा था, तो वह 1 महीने में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर मैंने आपके काम की जो चीजें थी उसको मैंने बताने की कोशिश की है। यही कारण है कि मेरा हर बैच जो होता है उसका लेक्चर थोड़ा वेरिएंस रहता है, वो अलग अलग हो जाता है। एविडेंस एक्ट को तो मैं 1 साल भी पढ़ाऊंगा तो यह पूरा नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना मैं करा सकता हूँ आप लोग के पर्पज से, तो मैं कराने की कोशिश करूंगा।